सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि हमने इसके पिछले पार्ट में देखा था, हाईलैंड का ब्लड कलिस्टो ब्लड से मिसमैच होने के कारण उसे फिर से काउंट जैकरी के पास भेज दिया गया है। अब आगे के पार्ट में हम जानने वाले हैं कि वो सच में ड्यूक की बेटी है या नहीं, और क्या रॉयल प्रिंस के साथ आगे जाकर उसका लव कनेक्शन होता है। सो वीडियो में लास्ट तक बने रहे। अगर तुम चाहो तो तुम स्टेट ऑफ डिविनिटी में जा सकती हो और चर्च की सेवा कर सकती हो। तुम्हारा डिविनिटी के साथ नेचुरल कनेक्शन है, इसलिए मुझे पूरा यकीन है कि तुम आगे चलकर एक बहुत हाई पोजीशन तक पहुंच सकती हो। और अगर तुम मेरी डॉटर बनती हो तो ये तुम्हारे लिए और भी बेनिफिशियल होगा, क्योंकि फिर तुम्हें कभी भी वापस काउंट जैकरी के पास नहीं जाना पड़ेगा। ये सुनते ही हाईलैंड की आंखों में एक अलग सी चमक आ गई। उसने थोड़ी एक्साइटमेंट के साथ पूछा, आप मुझे मारेंगे तो नहीं? ड्यूक ये सुनकर थोड़ा शॉक हो गया। उसने हैरानी से पूछा, व्हाट? हाईलैंड की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो फिर भी हिम्मत करके बोलती रही, और आप मुझे किसी और को बेचेंगे भी नहीं? मुझे स्लेव की तरह या किसी जानवर की तरह ट्रीट नहीं करेंगे, जैसे डॉग या हैन? और कई कई दिनों तक मुझे भूखा भी नहीं रखेंगे? उसकी ये बातें सुनकर ड्यूक कुछ पल के लिए चुप हो गया। फिर उसने गहरी सांस लेकर कहा, रुको, मैं इनमें से कुछ भी नहीं करूंगा। तुम्हारे छोटे से दिमाग में जो भी चल रहा है, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। ये सुनते ही हाईलैंड के चेहरे पर पहली बार एक सच्ची मुस्कान आई। तो ठीक है। इसके बाद ड्यूक खड़ा हुआ और उसने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया। तो फिर तय रहा, अब तुम कलिस्टो हो और हमेशा कलिस्टो फैमिली की प्रोटेक्शन में रहोगी। हाईलैंड ने भी धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसके हाथ को पकड़ लिया। रात को ड्यूक उसके छोटे छोटे हाथों के बारे में सोचते हुए हल्का सा मुस्कुराया। उसके मन में आया, खैर ये तो नॉर्मल है, वो अभी एक बच्ची ही तो है। अब वो ईडन कैलिस्टो की हाईलैंड है। तभी अचानक बटलर आया और बोला, योर ग्रेस, आपसे कोई मिलने आया है। ड्यूक ने भौं चढ़ाते हुए पूछा, इस वक्त, बिना बताए? कौन है? बटलर ने जवाब दिया और ड्यूक विजिटर से मिलने चला गया। वहां पहुंचते ही सामने वाले आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, ग्रीटिंग्स ड्यूक कैलिस्टो, मैं आपकी डॉटर के बारे में एक डील करना चाहता हूं। ड्यूक ने उसे पहचानते हुए कहा, मार्क चार्ल्टन, कैसी डील? मार्क चार्ल्टन हल्की मुस्कान के साथ बोला, ये रॉयल प्रिंस से शादी के बारे में है। आपको वो सपना छोड़ देना चाहिए, क्योंकि प्रिंस तो मेरी डॉटर के लिए रिजर्व्ड है। ड्यूक ने हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, मुझे तो नहीं लगता कि हिज मैजेस्टी आपसे अग्री करते हैं मार्क। मार्क का चेहरा थोड़ा सख्त हो गया। यही तो वजह है कि आपको पीछे हट जाना चाहिए। आपको अच्छे से पता है कि फॉर्मर क्वीन के साथ क्या हुआ था। क्या आप चाहते हैं कि आपकी प्यारी डॉटर भी उसी जगह पहुंचे? ये सुनते ही ड्यूक के दिमाग में पिछली मीटिंग याद आ गई, जहां यही आदमी हाईलैंड को मौत की सजा देने की बात कर रहा था। उसे समझ आ गया कि ये सब बस हाईलैंड से छुटकारा पाने की चाल है, क्योंकि अगर वो ऑफिशियली कलिस्टो साबित हो गई तो नोबिलिटी के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। मार्क फिर मुस्कुराया, वैसे भी मुझे यकीन है कि आप एक वाइज डिसीजन लेंगे। आपकी फैमिली में 1000 ईयर्स में पहली बार कोई डॉटर आई है, उसकी सेफ्टी आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। ड्यूक की आंखों में अब ठंडा गुस्सा साफ दिख रहा था। उसने सख्त आवाज में कहा, अगर तुमने फिर से मुझे इस तरह थ्रेटन किया तो अगले ही दिन तुम्हारा सिर एग्जीक्यूशनर के ब्लॉक पर होगा। मार्क चौंक गया, व्हाट? ड्यूक ने बिना हिचकिचाहे कहा, क्योंकि मैं खुद तुम्हारा सिर वहां कटवाऊंगा। ये सुनकर मार्क पूरी तरह शॉक में आ गया। ड्यूक ने आखिर में कहा, मैं अपनी डॉटर की विशेस को रिस्पेक्ट करता हूं, इसलिए मुझे थ्रेटन करने के बजाय तुम्हें ये सोचना चाहिए कि उसकी गुड साइड में कैसे आओ। इतना कहकर ड्यूक मुड़ गया। अब बात खत्म। अगले दिन हाईलैंड अकेले में सोच रही थी, ये सब मेरी वजह से हुआ। रॉयल प्रिंस भी हर्ट हुए और ड्यूक भी मुश्किल में पड़ गए। शायद उन्होंने मुझे डॉटर सिर्फ प्रोटेक्ट करने के लिए कहा है। मैं हमेशा सबके लिए बर्डन ही बनती हूँ। तभी जेड उसके पास आया और बोला, हम ये टेस्ट करने वाले हैं कि तुम सच में उनकी डॉटर हो या नहीं। तुम्हें वो पोशन याद है जो उस दिन ब्लू हो गया था? हाईलैंड ने धीरे से सिर हिलाया। जेड बोला, जब पोशन ब्लू होता है, इसका मतलब है कि तुम्हारे अंदर कैलिस्टो का खून है। हाईलैंड घबरा गई, लेकिन मैं उनकी डॉटर नहीं हूं। जेड मुस्कुराया, ऐसा नहीं है, तुम्हारा ब्लड भी ब्लू हुआ था। इसका मतलब है कि तुम्हारे एंसेस्टर्स में कोई कैलिस्टो रहा होगा। ये सुनते ही हाईलैंड के मन में एक उम्मीद जगी, तो अगर मैं यहाँ रहूं तो क्या मैं कभी अपने पेरेंट्स से मिल पाऊंगी?
जेड ने कहा, लेकिन इस बार बहुत सारे लोग देखने वाले हैं और तुम लोगों से डरती हो माय लेडी, इसलिए तुम्हें प्रैक्टिस करनी होगी। हाइलैंड ने हैरानी से पूछा, प्रैक्टिस? जेड हल्का सा मुस्कुराया, और इसके लिए तुम्हारे पास एक परफेक्ट पर्सन है। फिर उसने कहा, आज से तुम्हारे साथ रहने वाले हेल्पर से मिलो, ड्यूक विंसेंट ईडन कलिस्टो, तुम्हारे अनऑफिशियल फादर। हाइलैंड ये सुनकर चौंक गई। जेड ने आगे कहा, तुम्हें इन्हीं के सबसे करीब फील करना चाहिए और ड्यूक को भी प्रैक्टिस चाहिए ताकि वो तुम्हारे साथ कंफर्टेबल हो सके। किंग को यकीन होना चाहिए कि तुम दोनों सच में फादर डॉटर हो। हाइलैंड के मन में दिल बैठ गया, क्या ये कोई नया टॉर्चर है? मुझे लगा था प्रीस्ट अच्छा इंसान है। जेड हंस पड़ा, तुम दोनों के चेहरे एक जैसे लग रहे हैं, जैसे सोच रहे हो ये पागल क्या बोल रहा है। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और तुरंत नजरें हटा ली। हाइलैंड के मन में आया, हमारी आंखें मिल गई, कितना ऑकवर्ड है। जेड जोर से हंसते हुए बोला, देखा, कोई भी नहीं मानेगा कि तुम दोनों फादर डॉटर हो। फिर जेड ने ड्यूक को एक पेपर दिया, ये तुम्हारा स्केड्यूल है, स्लीप, खाना, टी, वॉक सब साथ करना होगा। एटिकेट क्लास छोड़कर हर समय साथ रहोगे। ड्यूक ने पेपर फेंकते हुए कहा, तुम पागल हो। जेड ने शांत होकर कहा, मैंने ये सुना ही नहीं और आप पोलाइटली बात करेंगे, आपकी डॉटर सुन रही है। हाइलैंड ने धीरे से पूछा, क्या मुझे सच में ये सब करना पड़ेगा? जेड ने साफ कहा, हाँ, बिल्कुल करना पड़ेगा। दोनों ने एक साथ लंबी सांस ली। दोपहर के खाने पर हाइलैंड बहुत ऑकवर्ड फील कर रही थी। मुझे बहुत भूख लगी है, लेकिन मैं खा नहीं पा रही। ड्यूक ने पूछा, तुम्हें खाना पसंद नहीं आया? वो चुप रही। ड्यूक फिर बोला, अगर पसंद नहीं है तो बता सकती हो, तुम्हें डांटा नहीं जाएगा, थोड़ा खुलकर बोलने की कोशिश करो। हाइलैंड ने धीरे से कहा, हाँ, मुझे पसंद है। लेकिन ड्यूक ने सुना ही नहीं। वो फिर जोर से बोली, मुझे पसंद है। ड्यूक ने बस कहा, ओके। हाइलैंड सोचने लगी, क्या मैं इन्हें परेशान कर रही हूँ? ड्यूक ने उसकी भरी हुई प्लेट देखी, अगर सूप नहीं पसंद तो मत खाओ। हाइलैंड को कन्फ्यूजन हुआ, मैंने तो अभी कहा था, मैं। इस बार उसने ऑलमोस्ट चिल्लाते हुए कहा, मुझे सूप पसंद है। ड्यूक सच में हैरान रह गया। हाइलैंड जल्दी जल्दी सूप पीने लगी, लेकिन अंदर से सोच रही थी, मुझे सच में पसंद है, लेकिन मैं इतनी नर्वस हूं कि टेस्ट भी फील नहीं हो रहा। टी टाइम में भी वो बहुत केयरफुल थी, मुझे आवाज नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी उससे आवाज निकल गई। वो डर गई, ओह, आवाज हो गई। ड्यूक ने कहा, ये तो काफी अमेजिंग है। वो और कंफ्यूज हो गई, मैंने ऐसा क्या कर दिया? फिर उसने ड्यूक को टी पीते देखा, बिना किसी आवाज के, बहुत ग्रेसफुल तरीके से। ये इतने एलिगेंट कैसे हैं? वॉक के दौरान ड्यूक ने पूछा, ये तुम्हारा चलने का तरीका है, काफी यूनिक है। हाइलैंड और कंफ्यूज हो गए, यूनिक क्या? ड्यूक आगे चलता रहा, तुम सच में काफी यूनिक हो। हाइलैंड मन ही मन बोली, सीधे बता क्यों नहीं देते कि बात क्या है? रात को हाइलैंड पिलो लेकर चुपके से कमरे में आई। ड्यूक ने उसे देखा, वहीं खड़ी ही रहोगी, अगर सोना है तो यहाँ आओ। वो धीरे धीरे आगे बढ़ी, लेकिन बेड बहुत ऊंचा था। ड्यूक ने उसे आसानी से उठाकर बेड पर बिठा दिया। कुछ देर बाद भी ड्यूक किताब पढ़ रहा था। हाइलैंड सोच रही थी, अब क्या करूं, जल्दी सो जाती हूँ। वो गिनती करने लगी, 1 फूल, 2 फूल, 3 फूल, लेकिन 50 से ज्यादा गिनने के बाद भी उसे नींद नहीं आई। वो परेशान होकर सोचने लगी, कुछ भी काम नहीं कर रहा। और ऐसे ही ऑकवर्ड और अनकंफर्टेबल दिन पूरे 2 हफ्तों तक चलते रहे। दोपहर के समय जब ड्यूक और हाइलैंड गार्डन में थे, तभी एक सर्वेंट आया और बोला, माय लेडी, आपसे कोई मिलने आया है। ये सुनकर हाइलैंड पलटकर हैरानी से पूछा, मुझसे? तभी अचानक रॉयल प्रिंस नोआ वहां आ गया। ड्यूक! उसे देखते ही हाइलैंड के मन में आया, हिज हाइनेस। नोआ चलते हुए हाथ हिलाकर बोला, ओह, हाय हाइलैंड। हाइलैंड ने तुरंत झुककर कहा, आई ग्रीट द किंगडम स्टार। ड्यूक ने भी झुककर रिस्पेक्ट दिया, आई ग्रीट यू। नोआ हल्का सा हंसते हुए बोला, मैंने कहा था ना, इतनी फॉर्मेलिटीज की जरूरत नहीं है। ड्यूक ने शांत लेकिन सख्त आवाज में कहा, रॉयल फैमिली के मेंबर के सामने रिस्पेक्ट दिखाना मेरा कर्तव्य है। नोआ मुस्कुराया, सुनकर तो नहीं लगता कि आप दिल से बोल रहे हैं। ड्यूक ने उसे घूरते हुए कहा, मैं सच में कह रहा हूं। फिर उसने थोड़ा रुककर कहा, वैसे मैंने आपको यहां आने से मना किया था। नोआ ने हंसते हुए जवाब दिया, दोस्तों के बीच ऐसा बिहेव नहीं करते। ड्यूक ने ठंडे लहजे में कहा, हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है योर हाइनेस। नोआ ने नाटकीय अंदाज में कहा, आह, ये तो दिल पर लग गया।
ड्यूक बोला, अगर आप बार बार यहाँ आते रहे तो ये और भी लगेगा। फिर नोआ ने हाइलैंड की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, देखा हाइलैंड, तुम्हारे फादर ऐसे हैं। हाइलैंड हल्का सा मुस्कुरा दी। थोड़ी देर बाद ड्यूक ने नोआ से पूछा, तुमने उस बारे में सुन लिया? नोआ बोला, रॉयल पैलेस में तो इस बात की चर्चा स्प्रिंग विंड की तरह फैल रही है, मैं कैसे नहीं जानता। रॉयल प्रिंस की वाइफ का सिलेक्शन। ड्यूक ने तुरंत बात काट दी, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। नोआ ने हाइलैंड की तरफ देखा और मुस्कुराया। हाइलैंड हल्की सी शर्मा गई। फिर नोआ बोला, वैसे मैं यहाँ उस काम से नहीं आया हूँ, कुछ और काम है, लेकिन वो तुमसे रिलेटेड नहीं है। फिर वो थोड़ा झुककर हाइलैंड के करीब आया और बोला, आज मैं यहाँ हाइलैंड का फ्रेंड बनने आया हूँ। ये सुनते हाइलैंड एकदम चौंक गई। नोआ ने सीधे कहा, हाइलैंड, क्या तुम मेरी फ्रेंड बनोगी? हाइलैंड के दिमाग में जैसे सब रुक गया। रॉयल प्रिंस और मैं फ्रेंड? नोआ ने फिर मुस्कुराकर कहा, हाँ चलो दोस्त बनते हैं। हाइलैंड ने उसे देखा और मन ही मन सोचा, ऐसे चेहरे को कोई मना कैसे कर सकता है। फिर उसने धीरे से सिर हिला दिया। नोआ खुश होकर बोला, तो हमारी फ्रेंडशिप के पहले दिन को सेलिब्रेट करने के लिए मैं तुम्हें ड्यूक के पैलेस का टूर करवाऊंगा। ये पैलेस बहुत बड़ा है, मुझे यकीन है तुमने अभी तक सब नहीं देखा होगा। मैं जब 5 साल का था तब यहाँ 1 साल तक रहा था, मुझे ये जगह अच्छी तरह पता है। फिर वो ड्यूक की तरफ मुड़कर बोला, हम चलते हैं ड्यूक, सी यू। पैलेस घूमते हुए नोआ बोला, यहाँ रहना बहुत मज़ेदार था, लेकिन वो मुझे बहुत डांटते थे उस समय, तुम्हें यकीन नहीं होगा। हाइलैंड ने मन में सोचा, इन्होंने रॉयल प्रिंस को भी डांटा था, ड्यूक सच में डरावने हैं। नोआ हंसते हुए बोला, ये ड्यूक का पैलेस नहीं है, ये तो डेविल का पैलेस है। लेकिन हाइलैंड में देखा कि वो खुद बहुत खुश लग रहा था। फिर नोआ ने एक रूम की तरफ इशारा किया, और ये रूम? दोनों अंदर गए। वहाँ एक पियानो रखा था। नोआ ने पूछा, कैसा है, बहुत सुंदर है ना? हाइलैंड की आंखें चमक उठीं। नोआ ने पूछा, क्या तुम इसे बजाना चाहोगी? हाइलैंड चौंक गई, क्या? नोआ ने मुस्कुराकर हाथ बढ़ाया, तुम बजा सकती हो। वो उसे पियानो के पास ले गया। उधर ड्यूक के पास फेडर आया और बोला, योर ग्रेस, आपको उससे प्रॉपरली बात करनी चाहिए। ड्यूक चुप रहा तो फेडर आगे बोला, वो जितनी दिखती है उससे कहीं ज्यादा शाय है, सोचिए वो यहाँ कितनी अकेली फील करती होगी। आप उसके फादर हैं, आपको उसकी केयर करनी चाहिए। फिर उसने थोड़े गुस्से में कहा, क्या उसकी छोटी छोटी उदास आंखें देखकर भी आपको कुछ फील नहीं होता? आप बहुत कोल्ड हैं, आपका खून गर्म भी है या नहीं? ड्यूक चुपचाप सुनता रहा। फेडर बोलता गया, जब आपने हमें कई दिनों तक ओवरटाइम करवाया था तभी समझ गया था कि आप कितने कोल्ड ब्लडेड हैं, एक टेरेबल एम्प्लॉयर, एक क्रूअल ड्यूक। फिर उसने गंभीर होकर कहा, वो यहाँ इतने समय से है लेकिन अभी भी लोगों से डरती है, शायद उससे भी ज्यादा जितना हमने सोचा था। ड्यूक ने बस इतना कहा, मुझे फर्क नहीं पड़ता। फेडर ने तुरंत जवाब दिया, अगर आपने ऐसे ही बिहेव किया तो पैटर्निटी टेस्ट में प्रॉब्लम हो सकती है, थोड़ा एफर्ट कीजिए। प्रीस्ट जेड भी बहुत कंसर्न्ड है। ये सुनकर ड्यूक सोच में पड़ गया, अगर ऐसे ही चलता रहा तो सच में प्रॉब्लम हो सकती है। तभी जेड एक मैजिकल ग्लोब लेकर आया। योर ग्रेस, आपको कुछ दिखाना है, ये रिकॉर्डिंग देखिए। फेडर ने पूछा, ये विजुअल रिकॉर्डिंग डिवाइस है? जेड मुस्कुराया, हाँ बिल्कुल। फिर उसने ग्लोब घुमाया और रिकॉर्डिंग चलने लगी। उसमें नोआ पियानो बजा रहा था और हाइलैंड खुशी से उसे देख रही थी। ड्यूक ये देखकर थोड़ा हैरान हुआ। नोआ ने बजाने के बाद पूछा, कैसा लगा? हाइलैंड मुस्कुराकर बोली, बहुत अच्छा। आप ये कैसे करते हैं? नोआ बोला, ये आसान है, तुम भी ट्राई करो। हाइलैंड एक्साइटेड होकर बोली, सच में? हाँ बिल्कुल। फिर वो उसके पास बैठ गई और नोआ ने कहा, अपने फिंगर्स कीज पर रखो। हाइलैंड के चेहरे पर एक सच्ची मुस्कान थी और वो हल्का सा ब्लश भी कर रही थी। ये देखकर जेड और फेडर बहुत खुश हो गए। लेकिन ड्यूक ने अचानक रिकॉर्डिंग रोक दी और गुस्से में बोला, बस इसी के लिए बुलाया था मुझे? जेड मुस्कुराकर पूछा, सच बताइए, आपको भी वो क्यूट लगती है ना, बिल्कुल छोटे बनी जैसी? ड्यूक ने तुरंत कहा, तुम पागल हो क्या? ये सब बेकार की चीजों में एनर्जी वेस्ट कर रहे हो। जेड ने फेडर की तरफ मुड़कर पूछा, आपको क्या लगता है? फेडर बोला, मैं तो उसके क्यूटनेस से मर ही गया था। ड्यूक ने चिढ़कर कहा, तुम दोनों पागल हो। फिर फेडर ने पूछा, लेकिन आपने उसकी रिकॉर्डिंग क्यों बनाई? जेड ने जवाब दिया, स्टेट ऑफ डिविनिटी में सब लोग जानना चाहते थे कि वो कैसी है, इसलिए मैंने ये रिकॉर्डिंग भेजने के लिए बनाई थी। फेडर बोला, ओह, क्या मुझे भी इसकी कॉपी मिल सकती है? आइवन भी देखना चाहेगा। जेड बोला, हाँ बिल्कुल, मैं खुद के लिए भी कॉपी बनाऊंगा। फेडर हंसते हुए बोला, तो 2 और बना देना, एक देखने के लिए, एक रखने के लिए। मैंने उसे पहले कभी इतना खुश नहीं देखा। जेड ने कहा, हाँ, वो ऐसे भी मुस्कुरा सकती है, हमें पता ही नहीं था, क्योंकि वो हमेशा डरी रहती थी। फिर दोनों ने ड्यूक की तरफ देखा। और वो किससे डरती है?
ड्यूक गुस्से में बोला, तुम कुछ कहना चाहते हो? दोनों तुरंत बोले, नहीं। फिर जेड बोला, चलो रिकॉर्डिंग फिर से देखते हैं। फेडर बोला, हाँ ये अच्छा आइडिया है। ड्यूक थक हार कर कहा, सब पागल हो गए हैं। उधर रात को हाईलैंड बेड पर लेटी हुई नुआ के बारे में सोच रही थी। प्रिंस ने कहा था वो फिर खेलने आएगा, लेकिन शायद वो सिर्फ इसीलिए दोस्त बनना चाहता है क्योंकि वो मुझे ड्यूक की डॉटर समझता है। जब उसे पता चलेगा कि मैं असली डॉटर नहीं हूँ तो क्या वो डिसअपॉइंट होगा? तभी ड्यूक ने पूछा, क्या तुम पियानो सीखना चाहती हो? हाईलैंड एकदम चौंक कर उठ बैठी। ड्यूक ने कहा, मैंने सुना तुम उसे देखने गई थी। अगर तुम सीखना चाहती हो तो मैं तुम्हारे लिए टीचर अरेंज कर सकता हूँ। ये सुनकर हाईलैंड ने हैरानी से पूछा, पियानो सीखना? फिर वो खुद ही सोचने लगी, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीखना ये तो सिर्फ असली नोबल चिल्ड्रन को ही मिलता है। उसने धीरे से ड्यूक की तरफ देखकर कहा, लेकिन मैं तो असली नोबल चाइल्ड नहीं हूँ। ड्यूक ने बिना झिझक जवाब दिया, मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ तुम कलिस्तो हो, और कलिस्तो होने के नाते तुम्हें हर वो चीज़ मिल सकती है जो एक कलिस्तो को मिलती है। ये सुनकर हाईलैंड सच में हैरान रह गई। उसने धीरे से कहा, थैंक यू। फिर वो कंबल के अंदर जाकर चुपचाप मुस्कुराने लगी। मैं पियानो सीख सकती हूँ, मैं प्रिंस के साथ खेल भी सकती हूँ, मैं कितनी खुश हूँ। उधर ड्यूक अपने आप से सोच रहा था, मुझे क्या हो रहा है? मैं उसकी हर छोटी रिएक्शन के बारे में इतना क्यों सोच रहा हूँ? क्या मैं भी पागल हो रहा हूँ? इसके बाद वो अजीब और समझ ना आने वाले दिन यूं ही गुजरते रहे और देखते ही देखते पैटर्निटी टेस्ट का दिन पास आ गया। सुबह होते ही पूरा पैलेस बहुत बिजी हो गया। मेड सफाई में लगी थी, गार्डनर पेड़ों की ब्रांचेस काट रहा था। हर कोई किसी न किसी काम में व्यस्त था। 2 मेड्स हाईलैंड को तैयार कर रही थी। एक ने कहा, तुम पर हर ड्रेस अच्छी लगती है, लेकिन मुझे लगता है ब्लू ड्रेस विद व्हाइट लेस तुम पर सबसे ज्यादा सुंदर लगेगी। दूसरी ने तुरंत कहा, हाँ वही सबसे परफेक्ट है। फिर पहली मेड बोली, लेकिन क्या तुम एक बार सब ड्रेसेस ट्राई कर सकती हो? दूसरी मेड हंसते हुए बोली, तुम बिल्कुल डॉल जैसी हो, इतनी क्यूट कैसे हो सकती हो? फिर उन्होंने उसे अलग अलग ड्रेसेस पहनानी शुरू की। ये क्लासिक लुक है, लेकिन इससे ज्यादा क्यूट कुछ नहीं हो सकता। इसमें छोटे छोटे रफल्स हैं, तुम्हें देखकर तो काटने का मन कर रहा है, इतनी प्यारी लग रही हो। फिर उन्होंने ब्लैक ड्रेस पहनाई। ये कूल और सिंपल है, कंफर्टेबल भी है, और तुम इसमें भी अडोरेबल लग रही हो। फिर एक और ड्रेस, इसमें रिबन्स और एम्ब्रॉयडरी है, तुम तो एकदम एलिगेंट लग रही हो। फिर एक मेड बोली, अब एनिमल ईयर्स वाला ड्रेस ट्राई करते हैं। दूसरी ने कहा, नहीं नहीं, पहले पीकॉक फेदर वाला। इतनी सारी ड्रेसेस ट्राई करने के बाद हाईलैंड थक गई और मन ही मन सोचने लगी, ये तो बहुत हेक्टिक था। तभी मेड्स ने कहा, कल प्रीस्ट्स आने वाले हैं पैटर्निटी टेस्ट के लिए, इसलिए आज सब इतने बिजी हैं। हाईलैंड धीरे धीरे उनींदी सी हो गई और सोचने लगी, ये प्रीस्ट्स कौन होते हैं? कुछ समय बाद प्रीस्ट्स आ गए। हाईलैंड को देखते ही एक ने कहा, ओह ये वही बच्ची होगी। दूसरा बोला, कितनी अडोरेबल है। तीसरा बोला, क्रिस्टल बॉल में जितनी क्यूट लग रही थी उससे भी ज्यादा है। सब उसे देखकर खुश हो गए। ये कलिस्तो प्रिंसेस है। एक ने मजाक में कहा, अगर ड्यूक इसे अपनाने से मना कर दे तो मैं खुद इसे अडॉप्ट कर लूंगा। हाईलैंड ये सब सुनकर बस ब्लिंक करती रही। ये लोग कौन हैं? एक प्रीस्ट बोला, ओह उसकी आंखें कितनी सुंदर हैं। दूसरा बोला, ये तो साफ कलिस्तो लग रही है। हाईलैंड डरते हुए खड़ी हुई और धीरे से पूछा, आप लोग कौन हैं? वो सब उसे देखकर थोड़ा समझ गए कि वो डर गई है। एक ने कहा, प्रिंसेस डरने की जरूरत नहीं है। दूसरे ने कहा, हम डरावने नहीं हैं, हम चर्च ऑफ अज़रा के प्रीस्ट्स हैं। तीसरे ने कहा, हाँ प्रिंसेस बिल्कुल मत डरिए। तभी एक और प्रीस्ट बोला, तुम लोग इसे और डरा रहे हो। उसी समय जेड वहां आया। तो तुम यहाँ हो, मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। प्रीस्ट्स ने उसे देखकर कहा, ब्रदर जेड। जेड ने मुस्कुराकर कहा, कैसे हो आप सब? एक ने कहा, तुम्हारी स्किन तो अब काफी बेटर लग रही है। दूसरा हंसते हुए बोला, शायद इस प्यारी प्रिंसेस के साथ रहने का असर है। हाईलैंड मन में सोचने लगी, तो ये लोग स्टेट ऑफ डिविनिटी के प्रीस्ट्स हैं, लेकिन ये मुझे प्रिंसेस क्यों बुला रहे हैं? तभी ड्यूक वहां आया और बोला, 2 आर्च बिशप्स आए हैं। उन्हें देखकर ड्यूक ने पूछा, एक नहीं 2 आर्च बिशप्स यहाँ क्यों आए हैं? उन्होंने झुककर कहा, वी ग्रीट द लॉर्ड ऑफ द स्वॉर्ड ऑफ सैंक्टिटी। ड्यूक ने बीच में ही रोक दिया, ग्रीटिंग छोड़ो, ये बताओ तुम दोनों यहाँ क्यों आए हो? एक ने जवाब दिया, ये मामला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम खुद आए हैं। कलिस्तो ब्लड को कंफर्म करना बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसलिए हमने ये डिसीजन लिया। ड्यूक ने पूछा,
अगर इतना इम्पॉर्टेंट था तो पहले मुझे इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? उन्होंने कहा, हम जल्दी में थे। ड्यूक ने पूछा, किस बात की जल्दी? सभी ने एक साथ हाईलैंड की तरफ देखा। उसे देखने की। ड्यूक थोड़ा हैरान रह गया। उसे देखने की जल्दी? हाईलैंड भी ये सुनकर चौंक गई। एक प्रीस्ट बोला, 4 दिन पहले क्रिस्टल बॉल में हमने इस बच्ची को देखा और... ड्यूक ने मन ही मन सोचा, ये सारे प्रीस्ट्स पागल हैं। फिर उसने कहा, तुम लोग तो कभी उस जगह से बाहर नहीं निकलते जब तक अज़रा खुद आदेश ना दे। एक प्रीस्ट थोड़ा घबराकर बोला, देखा, मैंने कहा था ना हमें डांट पड़ेगी। ड्यूक ने हाईलैंड से कहा, चलो मेरे साथ। हाईलैंड बोली, जी। जाते समय प्रीस्ट्स बोले, प्रिंसेस हमें छोड़कर मत जाओ। रात को हाईलैंड अकेली बेड पर लेटी हुई सोच रही थी, शायद ये आखिरी रात है यहाँ। अगर कल सब गलत हो गया तो क्या मुझे वापस काउंट जैकरी के पास भेज दिया जाएगा? मैं वहाँ वापस नहीं जाना चाहती। वो उठी, मैं थोड़ी देर वॉक करके आती हूँ। उधर ड्यूक प्रीस्ट से बात कर रहा था। फेल्ड असैसिनेशन अटेम्प्ट के बाद नोबल्स क्या कर रहे हैं? प्रीस्ट ने जवाब दिया, कुछ खास नहीं, सब शांत हैं। ड्यूक बोला, अच्छा हुआ मैंने प्रीस्ट्स को अलग अलग भेजा। दूसरे ने कहा, हाँ ये सही डिसीजन था। ड्यूक ने कहा, बाकी प्रीस्ट्स कल सुबह कैपिटल पहुंच जाएंगे, अब तुम लोग वापस जा सकते हो। प्रीस्ट ने पूछा, क्या हमें रुकना नहीं चाहिए? ड्यूक बोला, क्या तुम्हें नहीं पता किंग कैसा है? उसे और प्रोवोक करने की जरूरत नहीं है। तभी फेडर जल्दी से आया। योर ग्रेस, माफ कीजिए बीच में आने के लिए। ड्यूक ने पूछा, क्या हुआ? फेडर ने कहा, हमें नई इन्फॉर्मेशन मिली है। ड्यूक ने पेपर लेकर कहा, मेरे फादर किसी औरत के साथ थे? फेडर ने सिर हिलाया, हाँ, लगभग 10 साल पहले ऐसी रूमर्स थीं। ड्यूक सोचने लगा, 10 साल पहले? फेडर बोला, लेकिन कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है, सब रिकॉर्ड्स हटा दिए गए हैं। ड्यूक के मन में आया, हॉक्स ने रिकॉर्ड्स मिटा दिए, ये कलिस्तो फैमिली के रिकॉर्ड संभालते हैं, मतलब ये फादर के ऑर्डर से हुआ होगा। वो सोचने लगा, असल में हुआ क्या था? फेडर बोला, अगर ये इतना सीक्रेट था तो इन्फॉर्मेशन बहुत हाई लेवल की होगी। ड्यूक ने गहरी आवाज में कहा, इस बारे में पैटर्निटी टेस्ट के बाद सोचेंगे, अभी हॉक्स को कुछ भी रैश करने से मना करो। फेडर बोला, जैसा आप कहें। ड्यूक दरवाज़ा खोलने ही वाला था कि अचानक वो रुक गया। फेडर ने तुरंत तलवार निकालकर दरवाजे की तरफ वार कर दिया। अचानक दरवाजे के पास किसी को मार गिराया गया और वो आदमी जमीन पर गिर पड़ा। ड्यूक ने ठंडे अंदाज में कहा, मैं सोच ही रहा था, यहाँ सब कुछ इतना शांत क्यों है? फिर उसने तुरंत आदेश दिया, फेडर, आंख बिशप्स की सेफ्टी का ध्यान रखो। फेडर ने सर झुकाकर कहा, जी ओ ग्रेस। ड्यूक जल्दी से मुड़ा, मैं उस बच्ची के पास जा रहा हूँ। उधर हाईलैंड अकेली हॉलवे में खड़ी थी। उसके दिल में अजीब सा डर उठ रहा था। कुछ तो गड़बड़ है, यहाँ कोई भी क्यों नहीं है? क्या मुझे वापस जाना चाहिए? लेकिन वापस जाने में भी डर लग रहा है। वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। सब लोग कहाँ हैं? मुझे यहाँ से निकलना होगा। तभी उसे एक दरवाज़ा थोड़ा खुला दिखा। वो धीरे से अंदर झांकती है, शायद मैं यहाँ छिप जाऊं। लेकिन जैसे ही उसने अंदर देखा, उसका शरीर कांप उठा। वहां एक डेड बॉडी पड़ी थी। उसकी सांस अटक गई। ये मर चुका है। ये सच में डेड पर्सन है। उसका पूरा शरीर डर से कांपने लगा। ये बिल्कुल मेरे जैसा है, जैसे जब मैं 17 साल की थी। तभी अचानक पीछे से किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। हाईलैंड शॉक में आ गई। कोई मेरी मदद करो। कुछ ही देर बाद हाईलैंड के हाथ बांध दिए गए, उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी गई। वो घबराकर हिलने लगी, लेकिन संतुलन खोकर जमीन पर गिर गई। तभी उसकी आंखों की पट्टी खुल गई। उसने चारों तरफ देखा, ये जगह कहाँ है? वो अकेली थी। धीरे से खड़ी होकर उसने आसपास देखा। ये जगह जानी पहचानी लग रही है। शायद मैं अभी भी ड्यूक के पैलेस में ही हूँ। अच्छा है, मैं मदद के लिए पुकार सकती हूँ। फिर उसने जोर से चिल्लाया, कोई है? प्लीज हेल्प। लेकिन चारों तरफ सन्नाटा था। हेल्प, कोई तो आओ। फिर भी कोई जवाब नहीं आया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। कोई क्यों नहीं आ रहा? क्या कोई मेरी आवाज नहीं सुन पा रहा? उसका दिल टूटने लगा। क्या इसलिए क्योंकि मैं उनकी असली डॉटर नहीं हूँ? क्या ड्यूक ने ही मुझे यहाँ बंद कर दिया? क्या कोई मेरी मदद नहीं करेगा क्योंकि मैं प्यार के लायक नहीं हूँ? तभी अचानक किसी की आवाज आई, सब काम हो गया? हाईलैंड ने डरते हुए उस तरफ देखा। एक आदमी बोला, क्या ये तो जाग गई? दूसरा आदमी जल्दी से बोला, सर, हम बैक गेट से निकल सकते हैं। 2 लोग नाइट्स को भटका देंगे और मैं आपको बाहर ले जाऊंगा। पहले आदमी ने पूछा, यहाँ सब खत्म हो गया? दूसरे ने जवाब दिया, हाँ,
सब मर चुके हैं, सब साफ कर दिया गया है। ये सुनते ही हाइलैंड का शरीर कांपने लगा। वो आदमी उसकी तरफ बढ़ा। चलो, अब निकलते हैं। टारगेट को मैं खुद संभालूंगा। हाइलैंड डर से जड़ हो गई। मैं क्या करूं? वो आदमी बोला। मुझे लगा पोषण उस पर जल्दी असर करेगा, शायद डिविनिटी की वजह से नहीं हुआ। फिर उसने ठंडे स्वर में कहा, कोई बात नहीं। हाइलैंड रोते हुए सोचने लगी, क्या मेरी जिंदगी ऐसे ही खत्म हो जाएगी? अगर ऐसा है तो जल्दी खत्म हो जाए, बिना दर्द के। ये उस दर्द से बेहतर होगा जो जिंदा जलने में होता है। उसने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लीं और तभी एक तेज वार हुआ। कुछ ही सेकंड बाद उसने धीरे से आंखें खोली। उसके सामने ड्यूक खड़ा था। उसने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया और धीरे से कहा, आंखें बंद कर लो, तुम्हें ये सब नहीं देखना चाहिए। हाइलैंड ने तुरंत आंखें बंद कर लीं। वो रोते हुए ड्यूक से लिपट गई और ड्यूक उसे उठाकर वापस ले जाने लगा। हाइलैंड के मन में डर था, अगर मैं ऐसे ही रोती रही तो क्या वो मुझे पसंद नहीं करेंगे? लेकिन मेरे आंसू रुक ही नहीं रहे। ड्यूक ने उसके आंसू पोंछे और कहा, सब ठीक है। फिर उसने उसे हल्के से थपथपाया। अब सब सेफ है। वो धीरे से बोला, तुम कितनी छोटी हो, तुमने पूरी ताकत से मदद के लिए पुकारा होगा। लेकिन हाइलैंड अभी भी रो रही थी। ड्यूक ने उसे शांत करने के लिए कहा, सब ठीक है। फिर अचानक बोला, मैं तुम्हारे लिए पियानो बजाऊंगा। हम तुम्हारे लिए एक पियानो भी लेंगे। जब कोई सीखना शुरू करता है तो उसे अपना पियानो मिलता है। हाइलैंड ये सुनकर चौंक गई। ड्यूक ने आगे कहा, कल हम साथ में पियानो देखने चलेंगे। जो तुम्हें पसंद आएगा वही तुम्हारा होगा। सुबह सबसे पहले चलेंगे। तुम्हें जो भी चाहिए वो सब तुम्हारा है। फिर उसने उसे बेड पर सुला दिया। हाइलैंड धीरे धीरे सो गई। ड्यूक उसे देखते हुए सोचने लगा, मैंने ही उससे कहा था कि वो यहाँ सेफ रहेगी। मैंने ही कहा था कि उसे कुछ भी नहीं होगा। लेकिन जो उसके साथ हुआ वो कभी नहीं होना चाहिए था। फिर इवान से कहा, जिन लोगों को हमने अंडरग्राउंड में बंद किया है उन पर नजर रखना। इवान ने कहा, जी माय लॉर्ड। ड्यूक के मन में एक बात साफ थी, जो वादा मैंने तोड़ा है उसकी कीमत मुझे चुकानी होगी। अगली सुबह हाइलैंड उठी। एक मेड ने उसे देखकर कहा, आज हमारी लेडी इतनी उदास क्यों लग रही है? लगता है ठीक से सोई भी नहीं। दूसरी मेड बोली, आज बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, पैटर्निटी टेस्ट सेरेमनी का दिन है। पहली मेड ने कहा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है माय लेडी, हम आपको इतना सुंदर तैयार करेंगे कि सारी नोबल फैमिलीज हैरान रह जाएंगी। दूसरी हंसते हुए बोली, कैलिस्टो फैमिली की डिग्निटी देखकर सब काम जाएंगी। तभी फेडर आया। थोड़ा शांत रहो, वो अभी। लेकिन जेड ने बीच में कहा, मुझे नहीं लगता ये लोग तुम्हारी सुनेंगे। पैलेस में पहले सिर्फ नाइट्स थे, अब पहली बार एक छोटी सी प्रिंसेस आई है, एक्साइटमेंट तो होगा ही। मेड्स उसे तैयार करते हुए कहने लगी, ब्लू कलर कैलिस्टो फैमिली का सेक्रेड कलर है, आज के दिन के लिए यही परफेक्ट है। तुम इस ड्रेस में बहुत सुंदर लग रही हो। कुछ देर बाद हाइलैंड ड्यूक के पास गई। योर ग्रेस, फेडर ने गंभीर होकर कहा, माय लेडी, रॉयल पैलेस डेंजरस हो सकता है, समझ रही हो ना? जेड ने कहा, लेकिन स्टेट ऑफ डिविनिटी के प्रीस्ट्स तुम्हारी प्रोटेक्शन के लिए हैं और मैं भी हूं। ड्यूक ने दोनों को रोक दिया, बस काफी है। फेडर फिर बोला, ये कोई आम जगह नहीं है, खुद किंग भी उसके पीछे पड़ सकता है। ड्यूक ने सख्ती से कहा, रुको। हाइलैंड धीरे से बोली, योर ग्रेस। उसके मन में डर था, मुझे अभी भी डर लग रहा है, काश वो मुझे पकड़ लेते। तभी जेड ने उसे एक बनी टॉय दिया। लो माय लेडी, इसे पकड़ लो, ये तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा, डरने की जरूरत नहीं है। हाइलैंड ने उसे देखा और मन में सोचा, एक डॉल 12 साल की हूं। ड्यूक ने ये देखा और समझ गया कि वो सिर्फ इसलिए पकड़ रही है क्योंकि दिया गया है। अचानक ड्यूक उसे उठाकर कहने लगा, चलने का समय हो गया। उसने बनी टॉय गेट की तरफ फेंक दिया। मैं खुद इस बच्ची की प्रोटेक्शन करूंगा। उसके मन में था, आज मुझे उससे दूर रहने की जरूरत नहीं है, आज मैं उसका फादर बनूंगा। फिर वो रॉयल पैलेस पहुंचे। हाइलैंड डर के मारे कांप रही थी। किंग को देखते ही उसके मन में आया, ये इस किंगडम के एम्परर हैं। किंग ने मुस्कुराकर पूछा, ओह, ये वही बच्ची है? हाइलैंड डर से थोड़ा पीछे हट गई। किंग ने स्मग करते हुए कहा, कैलिस्टो ब्लड कितना कीमती है। फिर उसने पूछा, तुम ही हाइलैंड हो? ड्यूक ने जवाब दिया, जी ओ मैजेस्टी। किंग ने ड्यूक को घूरा। फिर पूछा, तुम्हारी उम्र क्या है? ड्यूक ने कहा, ये 7 साल की है। किंग गुस्से में बोला, क्या ये बोल नहीं सकती या तुम इसके स्पोक्स पर्सन हो? ये सुनकर हाइलैंड घबरा गई, मेरी वजह से उन्हें डांट पड़ रही है। फिर उसने हिम्मत करके जोर से कहा,
मैं 7 साल की हूँ। किंग ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अच्छा, तो तुम 7 साल की हो। फिर ड्यूक की तरफ देखकर बोला, तो जब ये हुई थी तब तुम 18 साल के रहे होगे। ड्यूक अंदर ही अंदर गुस्से से भर गया, लेकिन चुप रहा। किंग जोर से हंसा। खैर, अच्छा एक्सीडेंट था। ड्यूक के मन में आया, मुझे इसे यहीं खत्म कर देना चाहिए। तभी किंग ने हाथ बढ़ाकर कहा, इधर आओ, पास आओ। हाइलैंड डर गई। क्या मुझे जाना चाहिए? अगर नहीं गई तो ड्यूक को परेशानी होगी। वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी, लेकिन तभी ड्यूक ने उसे उठाकर किंग से कहा, माफ कीजिए योर मैजेस्टी, बच्चे की तबीयत थोड़ी खराब है, उसे चक्कर आ रहे हैं। किंग ने पूछा, क्या बात है? ड्यूक ने जवाब दिया, शायद ये उन सारी परेशानियों की वजह से है जो इसे पहले सहनी पड़ी। अभी भी ये बहुत कमजोर है। किंग बोला, क्या ये इतनी बीमार है? मुझे तो बिल्कुल ठीक लग रही है। ड्यूक ने कहा, बाहर से समझना मुश्किल है, लेकिन आज ये सच में ठीक महसूस नहीं कर रही। ये सुनकर किंग शक भरी नजरों से उन्हें देखने लगा। तभी अचानक हाइलैंड खांसने लगी। उसे देखकर किंग बोला, ठीक है, अगर ये बीमार है तो मैं इसे मजबूर नहीं करूंगा, तुम लोग जा सकते हो। ड्यूक ने कहा, आपकी बहुत कृपा है महाराज, हम थोड़ी देर में वेरिफिकेशन सेरेमनी में मिलेंगे। किंग मुस्कुराकर बोला, ठीक है, तब तक इसके साथ अपना समय बिताओ। वहां से निकलने के बाद ड्यूक को कुछ अजीब लगा। उसने इवान से पूछा, जिन पादरियों को रिश्वत दी गई थी उनका क्या हुआ? इवान ने जवाब दिया, हाँ, सब संभाल लिया गया है, और जो पोषण बदला गया था उसे भी वापस सही कर दिया गया है। ड्यूक बोला, अच्छा, एक बार फिर पोषण चेक करो और आज सेरेमनी में आने वाले हर प्रीस्ट पर नजर रखो। फिर उसने कहा, चलो आल्टर की तरफ चलते हैं। कुछ देर बाद ड्यूक और हाइलैंड टेस्ट के लिए पहुंचे। उन्हें देखकर सारे नोबल आपस में फुसफुसाने लगे। दोनों बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं, नीली आंखें, चांदी जैसे सुनहरे बाल, ये तो पक्का कालिस्टो है। हाइलैंड मन ही मन सोचती है, क्या सब ठीक होगा? पिछली बार पोषण नीला हुआ था, लेकिन मैं तो उनकी असली बेटी नहीं हूँ। वो ड्यूक की तरफ देखती है और सोचती है, काश ये मेरे असली पिता होते। ड्यूक सोचता है, कहा गया था कि आज सेरेमनी एक नए कार्डिनल द्वारा होगी। वो बहुत ईमानदार और दयालु है। फिर वो हाइलैंड से कहता है, अपना नाम बोलने की कोशिश करो। वो बोली, हाय। बस इतना? वो सोचकर बोली, हाइलैंड एडन कैलिस्टो। ड्यूक मुस्कुराकर बोला, सही है, चाहे कुछ भी हो जाए, ये नाम तुम्हारी रक्षा करेगा। तभी कार्डिनल ने घोषणा की, अब सेरेमनी शुरू होती है, पहले हम होली वाटर डालेंगे। किंग पानी का कटोरा लेकर आया। कार्डिनल बोला, अब हम उसके खून की जांच करेंगे। एक प्रीस्ट हाइलैंड का खून लेकर कटोरे में डालता है। ड्यूक लगातार किंग को देख रहा था। कार्डिनल बोला, ये खून सबके सामने लिया गया है, क्या आप इसे स्वीकार करते हैं? फिर किंग ने उस खून को पोषण में डाल दिया। सभी लोग चुपचाप देख रहे थे। कुछ देर बाद पोषण का रंग बैंगनी हो गया। ये देखकर ड्यूक अंदर ही अंदर चौंक गया। पर्पल? ये तो कैलिस्टो नहीं है। कार्डिनल भी हैरान हो गया, ये क्या हो रहा है? ड्यूक सोचता है, हमने हर चीज चेक की थी, फिर ऐसा कैसे? हाइलैंड सोचती है, इस बार पर्पल हो गया, अब मैं क्या करूं? किंग मुस्कुराकर बोला, तुम लोग इसके रूप से सबको धोखा दे सकते हो, लेकिन खून झूठ नहीं बोलता। कार्डिनल ने घोषणा की, ये साबित हो गया है कि ये बच्ची कैलिस्टो खून की नहीं है। सेरेमनी खत्म हो गई। नोबल लोग आपस में बात करने लगे, ये क्या हुआ? ड्यूक ने नकली बेटी लाकर सबको बेवकूफ बनाया। किंग आगे बढ़ा और बोला, ड्यूक कैलिस्टो, तुम्हें इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा। सब लोग चले गए और ड्यूक और हाइलैंड अकेले रह गए। तभी जेड आया और बोला, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या हुआ, मैंने आखिर तक सब चेक किया था। ड्यूक को किंग की बात याद आती है, तब तक उसके साथ समय बिताओ। ड्यूक सोचता है, क्या उसका मतलब यही था? ड्यूक बोला, वो बिना किसी को देखे पोषण कैसे बदल सकता है? जेड बोला, माफ कीजिएगा। ड्यूक बोला, मुझे किंग से मिलना होगा। किंग के पास पहुंचकर वो बोला, मैं निराश हूं ड्यूक कैलिस्टो, अब कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तुम्हारी बेटी नहीं है, इसे काउंट जैकरी के पास भेज दो। नोबल लोग फिर से फुसफुसाने लगे। किंग गुस्से में बोला, मैंने सोचा था ये तुम्हारी असली बेटी है, क्या तुम मुझे धोखा दे रहे थे? ड्यूक बोला, ये गलतफहमी है महाराज। किंग चिल्लाया, गलतफहमी? सबने अपनी आंखों से नतीजा देखा है। ड्यूक को समझ आता है, जब हाइलैंड का खून लिया जा रहा था उसी वक्त मौका मिला होगा। जेड बोला, जब तक किंग ने पोषण को छुआ नहीं था रिजल्ट सही आ रहा था। ड्यूक बोला, अभी नहीं, लेकिन मैं उसे मजबूर करूंगा कि सेरेमनी दोबारा हो। बाद में रॉयल नाइट्स आए और बोले, हटो, ये सम्राट का आदेश है। इवान बोला, सम्राट भी ड्यूक की बेटी को उसकी इच्छा के खिलाफ नहीं ले जा सकता। नाइट ने तलवार निकालते हुए कहा, अगर तुमने आदेश नहीं माना तो इसे देशद्रोह माना जाएगा। हाइलैंड ये सब देखकर घबरा गई। फिर से मेरे कारण सब लड़ेंगे, मैं नहीं चाहती किसी को चोट लगे।
वो सोचती है, मैं तो बस एक इम्पोस्टर हूँ, मैं हमेशा सब पर बोझ बनती हूँ। फिर वो आगे बढ़कर नाइट्स के सामने खड़ी हो गई। इवान बोला, आप उनके साथ नहीं जाएंगी, ड्यूक कोई रास्ता निकाल लेंगे। हाइलेंड बोली, मैं उनके साथ जाऊंगी, मैं ठीक रहूंगी। इवान बोला, मेरा कर्तव्य है आपकी रक्षा करना। हाइलेंड ने उसके चेहरे पर हाथ रखा और कहा, मैं ड्यूक की बेटी नहीं हूं, अब मुझे माय लेडी मत कहो। वो सोचती है, उन्होंने मेरा आखिर तक साथ दिया, मैं उन्हें खतरे में नहीं डालूंगी। फिर उसने इवान को गले लगाया और कहा, धन्यवाद, और वो नाइट्स के साथ चली गई। जाते समय इवान बोला, हम आपको वापस लेने जरूर आएंगे। कुछ देर बाद हाइलैंड एक दूसरी जगह पहुंची। एक औरत ने पूछा, क्या यही बच्ची है? उसने कहा, ये राजकुमारी की तरह कपड़े पहनी है, लेकिन ये इम्पोस्टर है, इसे इसके लायक कपड़े पहनाओ, इसे किसी खास व्यक्ति से मिलना है। ये सुनकर हाइलैंड सोचती है, वो कौन? और फिर उसे गाड़ी में बैठाकर ले जाया गया। रास्ते में जाते हुए हाइलैंड सोचती है, ये लोग मुझे इस कैरेज में कहीं और ले जा रहे हैं, मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? वो मन ही मन कहती है, क्या मैं ड्यूक को फिर कभी देख पाऊंगी? शायद नहीं। काश मैं जाने से पहले उन्हें धन्यवाद कह पाती। कुछ देर बाद कैरेज रुक गई। बटलर ने कहा, बाहर आओ और सम्मान दिखाओ। जैसे ही हाइलैंड कैरेज से उतरी, उसने एक लड़के को देखा। वो सोचती है, ये कौन है? ये बहुत सुंदर है, लेकिन ये मुझे किसी की याद दिला रहा है। वही बाल, वही चेहरा, ये तो दूसरे शाही राजकुमार जैसा दिखता है। बटलर बोला, सम्मान दिखाओ, ये क्राउन प्रिंस हाइपीरियन रेरी एनिस्थास हैं। ये सुनकर हाइलैंड चौंक गई। क्राउन प्रिंस? फिर वो झुककर बोली, मैं राज्य के सितारे को प्रणाम करती हूँ। क्राउन प्रिंस ने कहा, ठीक है। फिर उसने अपनी उंगली से हाइलैंड का चेहरा ऊपर उठाया और कहा, महल में हर कोई इसके बारे में बात कर रहा था, इसलिए मैं देखने आया, लेकिन ये मेरी उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी। फिर उसने उसके बाल पकड़कर कहा, लेकिन तुम्हारे बालों का रंग बिल्कुल ड्यूक जैसा है, क्या ये तुम्हारा असली रंग है? ये अजीब है, साबित हो चुका है कि ड्यूक तुम्हारा पिता नहीं है, फिर भी तुम मुझसे इतनी मिलती जुलती हो, अपने असली पिता से नहीं। फिर उसने पीछे मुड़कर पूछा, है ना काउंट? तभी पीछे से काउंट जैकरी आया। उसे देखकर हाइलैंड डर गई और सोचने लगी, ये यहाँ क्या कर रहा है? मुझे भागना होगा। वो भागने लगी, तभी क्राउन प्रिंस ने उसके बाल पकड़कर रोक लिया और कहा, लगता है ये अपने पिता से मिलकर खुश नहीं है। काउंट पास आया और बोला, हाइलैंड, अब सब ठीक है, तुम्हें डराने के लिए माफ करना। फिर उसने उसे गले लगाते हुए कहा, अब तुम अपने पिता के साथ रह सकती हो। लेकिन हाइलैंड डर से कांप रही थी। क्राउन प्रिंस मुस्कुराया और बोला, ये तुम्हारे साथ ज्यादा कंफर्टेबल नहीं लग रही। काउंट बोला, योर हाइनेस, वो बस। लेकिन क्राउन प्रिंस ने बीच में रोक दिया, कोई बात नहीं, मेरा ऐसा मतलब नहीं था। काउंट बोला, नहीं, आप सही कह रहे हैं, मैंने इसे पहले कुछ बार देखा है, लेकिन हम कभी ठीक से बात नहीं कर पाए। क्राउन प्रिंस बोला, अच्छा। काउंट बोला, हाँ, अब मैं पूरी कोशिश करूंगा कि एक पिता की तरह इसका ख्याल रख सकूं। आपने मुझे ये मौका दिया, इसके लिए मैं आभारी हूँ। क्राउन प्रिंस बोला, उम्मीद है ये मौका इसके लिए भी अच्छा होगा। हाइलैंड मन ही मन सोचती है, अच्छा मौका? बिल्कुल नहीं, ये मुझे फिर उसी झोपड़ी में ले जाएगा। बाद में जब काउंट उसे कैरेज में वापस ले जा रहा था, हाइलैंड सोचती है, क्या मैं अपनी किस्मत बदल सकती हूँ? क्या मैं फिर से उस झोपड़ी में बंद होकर जिंदा जला दी जाऊंगी? मैंने पहली बार अच्छे लोगों को पाया था, ड्यूक और बाकी सब, अब मैं फिर से अकेली हो जाऊंगी। तभी उसने खिड़की से देखा कि ड्यूक घोड़े पर जा रहे हैं। वो चिल्लाई, योर ग्रेस, लेकिन कैरेज उनके पास से निकल गई। वो मन ही मन बोली, नहीं, और खिड़की खोलने लगी। तभी काउंट ने उसे पकड़ लिया और कहा, ये खतरनाक है हाइलैंड, चलती कैरेज में खिड़की नहीं खोलते। पिछली बार तुम कूद गई थी, तुम्हें धीरे धीरे सब सिखाना पड़ेगा। क्राउन प्रिंस भी उसी कैरेज में बैठा था। उसने कहा, तुम अभी अपने पिता से मिली हो, उन्हें परेशान मत करो। हाइलैंड मन ही मन बोली, योर ग्रेस। उधर ड्यूक के महल में फेडर ने पूछा, क्या हुआ? आप अकेले क्यों लौट आए? लेडी हाइलैंड कहाँ है? ड्यूक ने कुछ नहीं कहा। तभी आइवन आया और बोला, आपने आखिर तक उसका पीछा क्यों नहीं किया? क्या आपने उसे वापस लाने का इरादा छोड़ दिया? ड्यूक बोला, तुम्हें सच में लगता है कि मैं उसके पीछे नहीं गया? उसे पैलेस गार्ड्स एक सोने की कैरेज में ले गए, लेकिन जब मैंने कैरेज देखी, वो खाली थी। ड्यूक सोचता है, सम्राट को पता था कि मैं उसका पीछा करूंगा, इसलिए उसने कैरेज बदल दी। ड्यूक ने गुस्से में टेबल पर हाथ मारा और सोचा, जिसने उसे कहा था कि कलिस्तो नाम उसकी रक्षा करेगा, वो मैं ही था। फिर ड्यूक बोला, फेडर। फेडर ने कहा, जी ड्यूक। ड्यूक बोला, तुम्हें किसी से संपर्क करना होगा। फिर उसने उन्हें अपनी योजना समझाई। ये सुनकर सब हैरान रह गए। फेडर ने पूछा, क्या आप सच में ऐसा करेंगे?
ड्यूक बोला, मुझे उसका पूरा बदला चुकाना होगा। उधर कैरेज में कोचमैन ने काउंट से कहा, माय लॉर्ड, रॉयल पैलेस से एक संदेश आया है। काउंट ने क्राउन प्रिंस को झुककर कहा, मुझे थोड़ी देर के लिए जाना होगा। क्राउन प्रिंस बोला, जाओ, शायद सम्राट का संदेश है। कैरेज रुकती है और काउंट उतर जाता है। अब कैरेज में सिर्फ हाईलैंड और क्राउन प्रिंस रह जाते हैं। क्राउन प्रिंस ने पूछा, तुम्हें ऑर्फनेज में क्यों भेजा गया था? ये सुनकर हाईलैंड घबरा गई। वो बोला, कोई वजह तो होगी, तुम्हारी माँ मर गई थी या उसने तुम्हें छोड़ दिया? तुम्हें अपनी माँ याद है? हाईलैंड सोचती है, माँ। उसे कुछ धुंधली यादें आती हैं। फिर वो कहती है, मुझे नहीं पता। क्राउन प्रिंस बोला, सच में नहीं पता या तुम बताना नहीं चाहती? हाईलैंड बोली, ऐसा नहीं है। क्राउन प्रिंस गुस्से में बोला, क्या तुम बेवकूफ हो? तुम्हें आखिर पता क्या है? मुझे तुम्हारे बारे में कुछ भी पसंद नहीं है। मुझे ऐसे लो बॉन्ड लोगों से डील क्यों करना पड़ रहा है? फिर उसने पूछा, जब तुम्हें ऑर्फनेज में छोड़ा गया था तब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं था? हाईलैंड बोली, सॉरी। क्राउन प्रिंस बोला, क्या तुम मुझसे बात ही नहीं करना चाहती? हाईलैंड बोली, सॉरी। वो गुस्से में बोला, क्या सॉरी ही एकमात्र शब्द है जो तुम्हें आता है? हाईलैंड झूपकर फिर बोली, सॉरी। क्राउन प्रिंस बोला, छोड़ो, तुम बहुत बोरिंग हो। पता नहीं पिताजी तुम्हें क्यों चाहते हैं। हाईलैंड सोचती है, ये बिल्कुल रॉयल प्रिंस जैसा दिखता है, लेकिन कितना अलग है, ये बहुत डरावना है। फिर उसने देखा कि काउंट दूसरे कैरेज में बैठा है। वो सोचती है, ये दूसरे कैरेज में क्यों गया? फिर वो सोचती है, ये मेरा भागने का मौका है। वो उठती है और दरवाज़ा खोलती है, लेकिन क्राउन प्रिंस उसे पकड़ लेता है। वो चिल्लाती है। क्राउन प्रिंस बोला, अगर तुम अभी कूद जाती तो घोड़ों के नीचे आकर मर जाती। फिर उसे अंदर धक्का देकर बोला, चुपचाप बैठो, मुझे परेशान मत करो। रात में कैरेज काउंट जैकरी के घर पहुंचती है। काउंट पहले से वहां खड़ा होता है। वो झुककर कहता है, मैं पहले पहुंच गया योर हाइनेस। उम्मीद है सफ़र मुश्किल नहीं रहा। क्या आप आज रात यहीं रुकेंगे? क्राउन प्रिंस बोला, नहीं, मैं वापस जा रहा हूँ। काउंट बोला, इतनी दूर आए हैं तो रुक जाइए। क्राउन प्रिंस बोला, नहीं, मुझे लेसन अटेंड करना है। फिर वो हाईलैंड की तरफ देखता है, मुस्कुराता है और कहता है, अगली बार जब मैं तुम्हें देखूं तो उम्मीद है तुम इस जगह के लायक बन चुकी होगी। फिर वो कोचमैन से कहता है, चलो। काउंट मुस्कुराकर हाईलैंड से कहता है, आखिर तुम आ ही गई हेलेन, अब तुम अपने पिता के घर में हो। इस बीच ड्यूक के महल में ड्यूक ने आदेश पढ़ा और कहा, मुझे एक अभियान पर जाना होगा। ये सुनकर बटलर ने पूछा, ये बहुत अचानक है, आपका क्या प्लान है योर ग्रेस? ड्यूक ने जवाब दिया, मुझे जाना ही होगा। अभी तक हमें ये नहीं पता कि राजकुमार पर हुए हमले के पीछे कौन है और अभी मैं सम्राट के खिलाफ भी नहीं जा सकता। ये सुनकर बटलर ने आह भरते हुए कहा, समझ गया योर ग्रेस, और आज बिशप वैलेरियन आपसे मिलना चाहते हैं। ड्यूक मुस्कुराया और बोला, मुझे जेड को अपने साथ ले जाना चाहिए। मुझे यकीन है वो हाईलैंड को वापस लाने के बारे में मुझसे सवाल करेगा। मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ, उसे कहो कि आगे के निर्देश मिलने तक इंतजार करे। बटलर ने कहा, जी योर ग्रेस। कुछ देर बाद ड्यूक अपने कमरे में गया और गहरी सांस ली। उसे अपने कमरे में हाईलैंड की आ गई। ड्यूक मन ही मन सोचने लगा, मैं बार बार उसके बारे में क्यों सोच रहा हूँ? मैं उसे इतनी अच्छी तरह जानता भी नहीं। अगर उसे काउंट जैकरी के पास नहीं भेजा जाता तो भी उसे डिवाइन स्टेट में भेज दिया जाता। फिर ड्यूक ने लॉयड को बुलाया। बटलर लॉयड आया और बोला, जी योर ग्रेस। ड्यूक ने कहा, तुरंत सभी नोबल फैमिलीज को बुलाओ, लेकिन गुप्त तरीके से। उसने जवाब दिया, जी योर ग्रेस। उधर काउंट जैकरी के महल में हाईलैंड और काउंट अंदर जा रहे थे। काउंट ने बटलर से पूछा, मेरी पत्नी और एड्रियन कहाँ हैं? बटलर ने जवाब दिया, वो सो रही है माय लॉर्ड। ये सुनकर काउंट मुस्कुराया और बोला, अच्छा, चलो सीधे हाईलैंड के कमरे में चलते हैं। फिर काउंट ने कहा, ये तुम्हारे लिए मेरा पहला तोहफा है। जब वो हाईलैंड के कमरे में पहुंचे तो कमरा बहुत गंदा था और सब कुछ बिखरा हुआ था। ये देखकर काउंट गुस्से में बोला, ये किसने किया? बटलर ने जवाब दिया, आपकी पत्नी ने। काउंट हैरानी से पूछा, मेरी पत्नी एड्रियन? फिर काउंट गुस्से में बोला, कम से कम इतना तो ध्यान रखते कि मैं ये सब ना देख पाऊं। तुमने हाईलैंड को ये सब कैसे दिखा दिया? वो जरूर बहुत निराश हुई होगी। अब इसका क्या करोगे? बटलर ने कहा, माफ कीजिए माय लॉर्ड। काउंट गुस्से में बोला, अपने कमरे में जाओ और तब तक बाहर मत आना जब तक मैं तुम्हारी सजा तय न कर लूं। अगली सुबह डाइनिंग टेबल पर काउंट ने अपनी पत्नी से पूछा, सुना है कल रात थोड़ा हंगामा हुआ था? उसने जवाब दिया, नौकर कितने निकम्मे होते हैं। काउंट बोला, मैंने उसे संभाल लिया है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिर उसने हाईलैंड से पूछा, तुम थकी हुई लग रही हो, खाना पसंद नहीं आया क्या? इतने में एड्रियन ने गुस्से में कांटा जमीन पर फेंक दिया और चिल्लाई, ये कितना घिनौना है, मुझे उसके साथ क्यों खाना पड़ रहा है? काउंट बोला, एड्रियन, लेकिन वो चिल्लाई, नहीं, मैं नहीं करूंगी, मैं उस चीज को अपना परिवार नहीं मान सकती, बिल्कुल नहीं। काउंट गुस्से में बोला, एड्रियन। वो रोने लगी और बोली, क्या आपने अभी मुझ पर चिल्लाया डैडी? काउंट नरमी से बोला, तुम्हारे पिता तो बस
लेकिन एड्रियन जोर से रोने लगी। मैंने कहा ना मुझे नहीं चाहिए। नहीं, मुझे आपसे नफरत है डैडी। ये कहकर वो भाग गई। काउंट ने पुकारा एड्रियन, लेकिन वो नहीं रुकी। हाईलैंड मन ही मन सोचने लगी, एड्रियन इस जिंदगी में भी वैसी ही है। काउंट की पत्नी ने मुंह पोंछते हुए कहा, मेरा भी खाने का मन नहीं रहा। हाईलैंड ने सोचा, काउंटेस भी वही है। काउंट ने आह भरते हुए कहा, मेरा भी खाने का मन नहीं है। फिर जाते हुए उसने हाईलैंड से कहा, तुम आराम से खाना खाओ, अगर कुछ और चाहिए हो तो मांग लेना। हाईलैंड ने जवाब दिया, जी। हाईलैंड ने सोचा, काउंट भी जा रहे हैं, अब मैं आराम से खा सकती हूँ। फिर वो खाने लगी। उसे खाते देख 2 नौकरानियां आपस में फुसफुसाने लगी, ये अकेले ही खाएगी। दूसरी बोली, देखो कितनी बेशरम है। एक और बोली, क्या इसे सच में लगता है कि ये यहाँ बिलोंग करती है? दूसरी बोली, इसे तो अपनी औकात भी नहीं पता। फिर एक ने कहा, क्या इसे नहीं दिख रहा कि इसके कारण कोई खा भी नहीं पा रहा? कितना घिनौना है। ये सब सुनकर हाईलैंड ने सोचा, मैं पहले भी ऐसे ही रहती थी, लेकिन इस जिंदगी में नहीं। मैंने अच्छे और दयालु लोगों को जाना है। मुझे डर लग रहा है कि शायद मैं फिर कभी वो अपनापन महसूस न कर पाऊं। खाना खत्म करने के बाद उसने नौकरानियों की तरफ देखा। एक नौकरानी बोली, लेडी एड्रियन बेहोश हो गई हैं। हाईलैंड ने सोचा, सब इतने व्यस्त हैं कि किसी को मेरी परवाह ही नहीं। फिर वो दरवाज़ा खोलकर बाहर भाग गई। भागते हुए उसने सोचा, मुझे इस जगह के बारे में सब जानना होगा ताकि मैं यहाँ से भाग सकूं। मुझे खुद ही निकलना होगा। अचानक वो रुकी और उसे एक झोपड़ी दिखी। हाईलैंड को याद आया, पिछली जिंदगी में मुझे 18 साल तक इसी झोपड़ी में कैद रखा गया था। मुझे अक्सर मारा जाता था। मेरा पूरा शरीर चोटों से भरा रहता था। यही मेरी पहली याद थी। तभी काउंट आया और बोला, हेलेन, मैं तुम्हारा पिता हूँ। हाईलैंड ने सोचा, पिता? पिछली जिंदगी में मैंने पहली बार किसी को अपना पिता समझा था। एक दिन हाईलैंड मुस्कुराकर बोली, मैं बाहर जाना चाहती हूँ। काउंट बोला, बाहर? हाईलैंड, क्या तुम्हें नहीं पता तुम बीमार हो? ये सुनकर हाईलैंड हैरान रह गई। काउंट ने उसे कसकर पकड़ा और बोला, तुम्हारे लिए बाहर जाना ठीक नहीं है ना? हाईलैंड रोते हुए बोली, हाँ, मैं बीमार हूँ। काउंट मुस्कुराया और बोला, सही कहा। हाईलैंड ने सोचा, मुझे लगा वो सच में मेरी चिंता करता है। मुझे लगा वो मुझसे प्यार करता है। जब वो ठीक हो गई तो काउंट धीरे धीरे आना कम करता गया। हाईलैंड ने सोचा, पापा ने कहा था कि मैं बड़ी होकर बाहर जा सकती हूँ। कई दिन बीत गए लेकिन काउंट नहीं आया। फिर एक दिन कोई आया। हाईलैंड खुश होकर सोची, पापा आ गए, लेकिन अंदर एक लड़की आई। वो बोली, ये क्या है? हाईलैंड ने सोचा, ये कौन है? मेरी उम्र की ही लगती है। हाईलैंड मुस्कुराई और बोली, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। लेकिन लड़की ने उसे जोर से मारा और चिल्लाई, मेरी आंखों में देखने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? उसने हाईलैंड को धक्का देकर गिरा दिया। हाईलैंड रोते हुए बोली, पापा? लड़की गुस्से में बोली, पापा? कौन है तुम्हारा पापा? मरना है क्या? वो तुम्हारे नहीं, मेरे पापा हैं। उन्हें मुझसे छीनने की कोशिश मत करना। अगली बार जब मैं आऊं तब तक तुम मर चुकी होनी चाहिए। ये कहकर वो चली गई। हाईलैंड अकेली रोती रही। दरवाजा फिर से बंद कर दिया गया और वही भयानक अकेलापन वापस आ गया। अगली दिन काउंट फिर आया। हाईलैंड खुश होकर सोची, पापा? वो रोते हुए बोली, पापा, कल एक लड़की, वो बताना चाहती थी कि उसे बहुत दर्द हुआ। उसे लगा था कि काउंट उसे गले लगाएगा, लेकिन काउंट गुस्से में चिल्लाया, किसने कहा तुम्हें ऐसे चोट लगने के लिए? तुम खुद को कैसे चोट पहुंचा सकती हो? उसी पल हाईलैंड को समझ आ गया, वो मेरा पापा नहीं था, वो बस एक पागल इंसान था। इस बीच वर्तमान में लौटते हुए हाईलैंड ने सोचा, मैं कितनी भोली थी। अब सोचती हूँ वो आग आखिर लगी कैसे थी। काउंट हमेशा कहता था कि आग खतरनाक होती है और मुझे कभी इस्तेमाल नहीं करने देता था। आखिर उन तीनों में से किसने आग लगाई थी? और जिस दिन मैं 18 साल की हुई उस दिन ऐसा क्या हुआ था? खैर, मैं कभी भी वहां वापस नहीं जाऊंगी। मुझे इस जगह से किसी भी हालत में भागना है, चाहे कुछ भी हो जाए। जब हाईलैंड बाहर जा रही थी तभी काउंट की पत्नी ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बिना मेरी इजाजत के बाहर जाने की? पता नहीं तुम किस पर गई हो, लेकिन तुम्हारा बर्ताव बिल्कुल तुम्हारे चेहरे जैसा है। तुम बदसूरत सी चीज, तुम बस परेशानी ही खड़ी करती हो। मुझे पहले से पता था कि तुम अनपढ़ हो, लेकिन तुम्हें बुनियादी तहजीब भी नहीं है। पता है तुम्हें ढूंढने में कितने लोगों का समय बर्बाद हुआ? ये सुनकर हाईलैंड ने मन में सोचा, जब तक मैं बगीचे में नहीं जाती थी किसी को फर्क नहीं पड़ता था, फिर अब क्यों? काउंट की पत्नी ने चिल्लाते हुए कहा, क्या थी? अब से इस बेवकूफ चीज पर नजर रखना, अगर फिर ऐसा हुआ तो मार तुम्हें पड़ेगी। मेड कैथी झुककर बोली, जी मैडम। ये सुनकर हाईलैंड ने सोचा, कैथी? मुझे इसका चेहरा अच्छी तरह याद है। इन 11 सालों में यही वो इंसान थी जिसने मुझे सबसे ज्यादा तंग किया था। 3 दिन बाद कैथी खाना लेकर आई और बोली, ये रहा तुम्हारा खाना। हाईलैंड ने सोचा, ये मुझे लगातार देख रही है, 3 दिन से दिन रात। कैथी उसे खाते हुए घूर रही थी। तभी हाईलैंड ने चुप्पे से रोटी छिपा ली और सोचा, इसने मुझे नहीं देखा, मुझे भागने के लिए खाना बचाना होगा। तभी एक और मेड आई और बोली, कैथी, क्या तुमने ड्यूक कलिस्टो के बारे में सुना? ये सुनकर हाईलैंड के मन में आया, ड्यूक कलिस्टो?
दूसरी मेड बोली, सुना है वो आने वाली एक्सपीडिशन पर जा रहा है, एक बड़ा समारोह होगा और अजरा मंदिर के 4 आर्च बिशप भी आएंगे। ये सुनकर हाइलैंड ने सोचा, एक्सपीडिशन सेरेमनी? मैंने किताब में पढ़ा था कि ये समारोह तब होता है जब राक्षसों से लड़ने या युद्ध पर जाने से पहले तैयारी की जाती है। क्या ड्यूक के लिए ये खतरनाक होगा? कैथी ने कहा, मुझे वो ड्यूक कभी पसंद नहीं था। जब काउंट जैकरी समाज में सक्रिय था तब वो हमेशा उसे बुरा ट्रीट करता था। ये सुनकर हाइलैंड थोड़ा चौंक गई। दोनों मेड्स आपस में बातें करने लगी। सुना है वो ऐसा ही है, सुना है वो कभी मुस्कुराता नहीं, शायद वो सिर्फ तब मुस्कुराता है जब वो किसी राक्षस को मारता है, सुना है वो किसी को भी मार देता है अगर वो गलती करे। हाइलैंड ये सब सुन रही थी, तभी उसने अचानक कहा, नहीं। ये सुनकर मेड्स चौंक गई और चुप हो गई। एक मेड बोली, तुमने सुना? कैथी बोली, शायद कोई आवारा बिल्ली होगी। हाइलैंड ने मन में कहा, वो कोई निर्दयी राक्षस नहीं है, वो उसकी मुस्कान किसी से भी ज्यादा उज्जवल है। वो लोगों को नहीं मारता, वो दुनिया का सबसे दयालु इंसान है। वो कमजोर और दुबला इसलिए है क्योंकि वो हमेशा काम में डूबा रहता है। मुझे उसकी बहुत याद आ रही है। अगर मुझे उसे फिर से देखना है तो मुझे यहाँ से निकलना होगा। रात में कैथी इधर उधर देखकर बोली, मेरा लैंप कहाँ गया? मैं तो इसे यहाँ लाई थी ताकि रात भर रह सकूं। हाइलैंड ने उसकी तरफ देखा। कैथी ने पूछा, मेरी लेडी, क्या आपने मेरा लैंप देखा? हाइलैंड ने सिर हिलाकर ना कहा। कैथी बोली, मुझे यकीन नहीं है, क्या मैं तुम्हारा कमरा देख सकती हूँ? हाइलैंड ने सोचा, ओ नहीं, उसे ब्रेड और लैंप मिल जाएगा। कैथी ने फिर पूछा, कुछ बोल क्यों नहीं रही, क्या मैं अंदर देख सकती हूँ? हाइलैंड ने सोचा, मैं कुछ भी कहूँ उसे शक होगा, अगर मना किया तो पक्का समझेगी कि मैं कुछ छिपा रही हूँ। उम्मीद है किस्मत साथ दे। फिर उसने सिर हिलाकर हाँ कर दिया। कैथी बोली, छोड़ो, मुझे इतना झंझट नहीं करना। हाइलैंड ने सोचा, मुझे बाहर जाने के लिए लैंप चाहिए। गार्ड्स हमेशा बगीचे में रहते हैं, लेकिन आधी रात को उनकी ड्यूटी बदलती है। उस समय थोड़ी देर का मौका मिलता है, शायद उसी समय में भाग सकती हूँ। लेकिन हाइलैंड की योजना में जल्द ही परेशानी आ गई। अचानक काउंट आया और बोला, अब से मैं तुम्हें बाहर टहलने की इजाजत दूंगा। ये सुनकर हाइलैंड खुश हो गई और बोली, सच में? काउंट बोला, लेकिन बाहर खतरा हो सकता है, इसलिए मैं एक नाइट तुम्हारे साथ रख रहा हूँ। जब मैं पास नहीं रहूंगा तब तुम्हें उसके साथ रहना होगा। हाइलैंड ने उसे देखा और मन में सोचा, जैक, वही नाइट जिसने पिछले जीवन में 10 साल तक कैथी के साथ मिलकर मेरी निगरानी की थी। तो इस तरह मैं उससे फिर मिल रही हूँ। फिर हाइलैंड ने उससे कहा, नमस्ते। जैक उसे देखकर चौंक गया और बोला, तुम बहुत छोटी हो। हाइलैंड ने सोचा, ये सब जैसे किसी दूर की याद जैसा लग रहा है। अगली सुबह कैथी और जैक हाइलैंड को बाहर घुमाने ले गए। चलते हुए हाइलैंड ने सोचा, मैं पहले ही प्लान बना चुकी हूँ कि यहाँ से कैसे भागना है, लेकिन इन दोनों से पीछा कैसे छुड़ाऊं। तभी कैथी बोली, मेरी लेडी अब काफी है, मैडम का आज टी टाइम है। हाइलैंड ने सोचा, मुझे रास्ते और देखने थे, लेकिन काउंटर से टकराना ठीक नहीं होगा। तभी एक लड़की आई और बोली, ओ सर जैक रफ। जैक और वो लड़की बात करने लगे। लड़की बोली, बहुत समय बाद मिले हो, चलो साथ में कुछ खाते हैं। हाइलैंड ने देखा कि कैथी भी किसी से बात करने में व्यस्त है। हाइलैंड ने सोचा, यही मौका है, मुझे अभी भागना होगा। वो दौड़ने लगी, तभी एड्रियन ने उसे देख लिया और चिल्लाई, तुम क्या कर रही हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बाहर घूमने की? कहाँ जा रही हो? ये कहकर एड्रियन ने उसे थप्पड़ मार दिया। तभी जैक आया और बोला, माय लेडी। एड्रियन बोली, जैक तुम क्या कर रहे हो? जैक बोला, मुझे लॉर्ड ने लेडी हाइलैंड की सुरक्षा का काम दिया है। एड्रियन गुस्से में बोली, लेडी हाइलैंड, तुम इस घटिया चीज को लेडी कैसे कह सकते हो? यहाँ सिर्फ मैं ही लेडी हूँ। जैक बोला, माय लेडी, पास में नोबल महिलाएं टी कर रही हैं, अगर आपने हंगामा किया तो वो देख लेंगी। ये सुनकर एड्रियन बोली, आज तुमने मुझे जितना अपमानित किया है मैं कभी नहीं भूलूंगी। ये कहकर वो चली गई। हाइलैंड ने सोचा, वो मजाक कर रही होगी, मैं उसे हटा दूंगी चाहे कुछ भी हो। ये सुनते ही एड्रियन गुस्से में चिल्लाई, चुप रहो, पापा तुम्हारी जैसी किसी को यहाँ क्यों लाएंगे? तुमने जरूर उनसे मिन्नतें की होंगी कि वो तुम्हें अपने साथ ले आए। उन्हें तुम पर दया आ गई होगी, इसलिए मजबूरी में तुम्हें रख लिया। पापा के लिए खास तो सिर्फ मैं ही हूँ। हाइलैंड ने शांत होकर जवाब दिया, हाँ तुम सही कह रही हो, तो बस मुझे जाने दो, यही चाहती हो ना तुम? ये सुनकर एड्रियन मुस्कुराई और बोली, ठीक है निकल जाओ, लेकिन मैं तुम्हें सही सलामत नहीं जाने दूंगी। ये सुनते ही हाइलैंड घबरा गई और दौड़ने लगी। एड्रियन ने नौकरानियों से कहा, इसे पकड़ो। नौकरानियां उसके पीछे भागने लगी और चिल्लाई, तू छोटी सी चूहिया, आज तुझे तेरी औकात दिखाते हैं। तो नकली बेटी है, हिम्मत कैसी हुई लेडी एड्रियन को जवाब देने की? दौड़ते हुए हाइलैंड ने मन में सोचा, मैं नकली नहीं हूँ, मुझे वापस उस जगह जाना है जहाँ लोग मुझे मेरे असली रूप में स्वीकार करेंगे। तभी पेड़ पर छिपे एक नकाबपोश आदमी ने रस्सी फेंकी। रस्सी नौकरानियों के गले में फंस गई और वो जमीन पर गिर पड़ी। ये देखकर हाइलैंड सोचने लगी, ये कौन है?
नौकरानियों को गिरते देख एड्रियन वहां आई और चिल्लाई, ये क्या हो रहा है। तभी वो एक नौकरानी से टकराकर खुद भी गिर गई। नौकरानी घबराकर चिल्लाई, लेडी एड्रियन, मेरी लेडी। हाईलैंड उस नकाबपोश के बारे में सोचने लगी, ये कौन था। उसने पेड़ की तरफ देखा लेकिन वो गायब हो चुका था। एड्रियन को गिरते देख एक नौकरानी बोली, अब क्या करे। दूसरी नौकरानी चिल्लाई, खून, ओ नहीं, ये बेहोश हो गई है। तभी जेस वहां आया और पूछा, यहाँ क्या हुआ। नौकरानियां कुछ कहने ही वाली थी लेकिन फिर सबकी नजर हाईलैंड पर चली गई। ये देखकर हाईलैंड घबरा गई। कुछ देर बाद काउंटेस गुस्से में हाईलैंड पर चिल्लाई, तू गंदी छोटी लड़की, अगर एड्रियन को कुछ हो गया ना तो मैं खुद तुझे मार डालूंगी। और तू क्या कह रही थी, ये सब तब हुआ जब तू एड्रियन से भाग रही थी क्योंकि वो तुझे मारना चाहती थी। तू इतनी आसानी से झूठ कैसे बोल सकती है। तू बिल्कुल अपनी माँ की तरह घिनौनी है। तभी काउंट ने बीच में टोका, बस करो। लेकिन काउंटेस उस पर ही चिल्लाई, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, एड्रियन को इस हालत में देखकर भी। फिर काउंट ने हाईलैंड से पूछा, तो नौकरानियां तुम्हारे पीछे थी और किसी ने तुम्हें बचाया। हाईलैंड ने सिर हिला दिया। काउंट गुस्से में बोला, क्या ये सच है, वो कौन था। हाईलैंड चुप रह गई। उसे खुद भी समझ नहीं आया क्या कहे। तभी एक नौकरानी बोली, ऐसा कुछ नहीं हुआ था, हम सब वहीं थे। लेडी हाईलैंड ने ही लेडी एड्रियन को धक्का मारा है और मारा है। ये सुनकर काउंटेस चिल्लाई, देखा, इन्होंने खुद देखा है। लेकिन जेस ने बीच में कहा, ऐसा नहीं है। काउंटेस गुस्से में बोली, जैक। जैक ने शांत होकर कहा, हालात देखकर नहीं लगता कि लेडी हाईलैंड हिंसक थी। जब भी मैं लेडी हाईलैंड की रखवाली कर रहा था मैंने हमेशा लेडी एड्रियन को ही आक्रामक देखा है। ये सुनकर काउंट ने कहा, सब अपने अपने कमरों में जाओ। काउंटेस बोली, लेकिन। काउंट ने सख्ती से कहा, मैं संभाल लूंगा। काउंटेस गुस्से में चिल्लाई, तुम उस लड़की को इतना बचा क्यों रहे हो, क्या तुम अभी भी। काउंट ने गुस्से में कहा, चुप रहो। फिर काउंट ने हाईलैंड से कहा, तुम मेरे साथ चलो। उसने उसका कॉलर पकड़ लिया और गुस्से में बोला, तुम बिल्कुल अपनी माँ की तरह लोगों को फंसाती हो, तुम घिनौनी और बेशरम हो। उसने उसे धक्का देकर दूर फेंक दिया और कहा, कुछ समय तक मैं तुम्हें किसी की नज़र में नहीं आने देना चाहता। बाहर एक छोटा सा झोपड़ा है, अब से तुम वही रहोगी। ये सुनकर हाईलैंड के मन में डर भर गया। नहीं, फिर से वही झोपड़ी। काउंट ने कहा, जब तक मैं ना बुलाऊं वही रहना। हाईलैंड के मन में घबराहट और गुस्सा दोनों आने लगे। फिर से वही जगह, वो डरावनी झोपड़ी। काश कोई उसे खत्म कर दे। अचानक उसके मन में ख्याल आया, खत्म कर दूं? हाँ, मुझे खुद ही उसे खत्म कर देना चाहिए। मैंने ये पहले क्यों नहीं सोचा। मैं उस छिपे हुए लैंप का इस्तेमाल कर सकती हूँ। काउंट ने पूछा, समझ गई। हाईलैंड बोली, जी, और मन ही मन कुछ ठान लिया। पेड़ पर खड़ा वही नकाबपोश आदमी ये सब देख रहा था। कुछ समय बाद कैलिस्टो मैनर में ड्यूक बगीचे में बैठा था। तभी नुआ वहां आया। ड्यूक ने कहा, तुम आ गए। नुआ बोला, हाँ, आप कैसे हैं। ड्यूक ने सिर पकड़ लिया। नुआ बोला, आपको देखकर तो नहीं लगता कि आप ठीक हैं। ड्यूक ने पूछा, तुम यहाँ क्यों आए हो। नुआ ने जवाब दिया, मैं आपसे अलविदा कहने आया हूँ। आप कल अभियान पर जा रहे हैं, शायद मैं समारोह में ना आ पाऊँ। ड्यूक ने कहा, समझ गया। फिर नुआ ने पूछा, आप इन दिनों अलग अलग रईस परिवारों से मिल रहे हैं, क्या आप उसे बचाने के लिए कोई ट्रीजन करने वाले हैं। ये सुनकर ड्यूक चौंक गया और बोला, अपनी जुबान संभाल कर बात करो। नुआ बोला, आप मुझे कभी कुछ बोलने ही नहीं देते। तभी फेडर आया और बोला, आपकी विचता, आपकी कृपा। ड्यूक ने पूछा, क्या हुआ। फेडर हिचकिचाते हुए बोला, लेडी। नुआ भी चौंक गया। ड्यूक ने कहा, सीधे बोलो। फेडर बोला, काउंट ने लेडी हाईलैंड को कैद कर लिया है। ये सुनकर दोनों चौंक गए। उधर झोपड़ी में हाईलैंड सोच रही थी, मैं सच में फिर यहाँ आ गई, क्या मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। उसने माचिस देखी और सोचा, ये वही चीज़ है जो मैंने लैंप के साथ छिपाई थी। मुझे इसका नाम नहीं पता, लेकिन इससे आग जलाई जाती है। वो डरते हुए सोचने लगी, अगर मैं आग लगा दूं तो क्या मैं सुरक्षित बाहर निकल पाऊंगी। मुझे डर लग रहा है, लेकिन मुझे कुछ करना होगा। मैं बस किसी के आने का इंतजार नहीं कर सकती। उसे ड्यूक और नुआ के साथ बिताए हुए पल याद आए। उसने सोचा, अगर मैंने खुद कुछ नहीं किया तो मैं उनसे कभी नहीं मिल पाऊंगी। फिर उसने माचिस जलाई। मुझे यहाँ से निकलना ही होगा, मुझे अपनी आज़ादी खुद हासिल करनी है। उसने माचिस फेंक दी और थोड़ी देर में झोपड़ी में आग लग गई। उसने कुर्सी से दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश की। मैं यहाँ से निकलूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, खुल जाओ प्लीज़, मैं मरना नहीं चाहती, इस बार तो नहीं, मैं खुश रहना चाहती हूँ। लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला। आग फैलती जा रही थी। हाईलैंड डरते हुए सोचने लगी, दरवाज़ा नहीं खुल रहा, नहीं, मैं पिछली बार की तरह मरना नहीं चाहती, मुझे बाहर निकलना है प्लीज़। तभी उसके चारों ओर एक सफ़ेद रोशनी फैल गई और अगले ही पल जब उसने आंखें खोली वो झोपड़ी के बाहर थी। वो हैरान रह गई, मैं बाहर आ गई, ये कैसे हुआ। पीछे झोपड़ी जलकर खत्म हो रही थी। वो रोने लगी। इस झोपड़ी की सारी यादें बहुत दर्दनाक थी। मैं हमेशा भूखी रहती थी, सर्दियों में ठंड से कांपती थी और गर्मियों में पानी और फफूंद से परेशान रहती थी। मैं काउंट जैकरी के पालतू जानवर की तरह जी रही थी। फिर उसने दृढ़ होकर सोचा,
वो पुरानी हाईलैंड अब खत्म हो चुकी है, अब सब खत्म हो गया है, अब मैं अपनी नई जिंदगी शुरू करूंगी, अलविदा। उधर ड्यूक अपने साथियों के साथ घोड़े पर वहां पहुंच रहा था। वही नकाबदोश आदमी भी उसके साथ था। उसने बताया, जिस झोपड़ी में उसे रखा गया था वो जलकर खत्म हो चुकी है। हम आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो पूरी तरह जल चुकी है और हमें अभी तक लेडी का कोई पता नहीं चला। कुछ देर बाद वे लोग जलती हुई झोपड़ी तक पहुंच गए। ड्यूक ने कहा, हमें उसे हर हाल में ढूंढना होगा। कुछ समय बाद हाईलैंड जंगल में पहुंच गए। दौड़ते हुए वो सोच रही थी, क्या मैं अब काफी दूर आ गई हूँ? ये जगह पूरी तरह शांत थी। उसने सोचा, नहीं, अभी मैं आराम नहीं कर सकती, मुझे जितना दूर जा सकती हूँ जाना होगा। लेकिन यहाँ इतना सन्नाटा क्यों है? ऐसा लग रहा है जैसे कुछ बाहर आने वाला हो। चलते चलते अचानक उसका पैर किसी चीज पर पड़ा और उसने सोचा, क्या मैंने किसी टहनी पर कदम रख दिया? तभी अचानक एक बड़ा सा भालू उसके सामने आ गया। भालू को देखकर वो घबरा गई और सोचने लगी, ये कौन सा जीव है? कितना बड़ा और विशाल है। इसके गोल कान हैं, छोटा सा थूथन, बड़े बड़े दांत और उससे भी बड़े पैर। ये जरूर वही जानवर होगा जिसे लोग भालू कहते हैं, जो अक्सर जंगलों में मिलता है। उसे किताब में पढ़ी बात याद आई कि भालू इंसानों को खा जाते हैं। मुझे भाग जाना चाहिए, लेकिन ये इतना फूला फूला और क्यूट भी है। हेलेन को तो वैसे भी प्यारी चीजों के लिए सॉफ्ट कॉर्नर था। अचानक भालू जोर से गुर्राया। हेलेन चौंक गई और सोचने लगी, ये क्यूट तो है, लेकिन मुझे भागना होगा, मैं जिंदा खाई नहीं जाना चाहती। भालू उसे घूरने लगा। ये देखकर वो कांपने लगी। तभी भालू उसकी ओर दौड़ पड़ा। ये देखकर वो बुरी तरह घबरा गई। उधर काउंट के महल में एड्रियन मैकरॉन खाते हुए हंस रही थी। उसे देखकर नौकरानी ने पूछा, क्या आपको पसंद आया मेरी लेडी? एड्रियन ने जवाब दिया, ये मैकरॉन बहुत स्वादिष्ट है। फिर उसने कहा, लो, ये तुम्हारे लिए है। नौकरानी ने हैरानी से पूछा, ओह, ये क्या है? एड्रियन बोली, ये तुम्हारे लिए इन स्वादिष्ट मैकरॉन लाने का इनाम है। नौकरानी बोली, ओह, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर एड्रियन ने पूछा, लेकिन क्या तुम पक्के तौर पर कह सकती हो कि वो लड़की सच में मर गई? नौकरानी ने जवाब दिया, बिल्कुल, झोपड़ी में कोई लाश नहीं मिली, वो पूरी तरह जलकर राख हो गई होगी। ये उसी की गलती थी जो उसने ऐसी चीज चाही जो उसके लायक नहीं थी। वो बहुत चालाक और धूर्त लड़की थी। ये सुनकर एड्रियन बोली, तुम्हें इतना कठोर होने की जरूरत नहीं है। मुझे उसके साथ जो हुआ उसके लिए बुरा लग रहा है। उसके तो माता पिता भी नहीं थे। अगर उसने मेरे पापा को मुझसे छीनने की कोशिश नहीं की होती तो मैं उसके साथ अच्छा व्यवहार करती। ये सुनकर नौकरानी बोली, आह, आप कितनी दयालु है। तभी काउंट ने दरवाज़ा खटखटाया। एड्रियन। ये सुनते ही एड्रियन जल्दी से बिस्तर पर जाकर लेट गई। वो खांसते हुए बोली, डैडी, क्या आप मुझे देखने आए हैं? मुझे अभी भी बहुत बुरा लग रहा है, सांस लेना मुश्किल हो रहा है और मेरा सिर भी घूम रहा है। काउंट ने नौकरानी की तरफ देखा और उसे जोर से थप्पड़ मार दिया। ये देखकर एड्रियन चिल्लाई, डैडी! काउंट गुस्से में चिल्लाया, मैंने तुमसे कहा था उस बच्ची का अच्छे से ख्याल रखना, तुमने ये कैसे होने दिया? तुम नौकरी से निकाली जाती हो। एड्रियन बिस्तर से उठकर बोली, लेकिन डैडी, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। उस नीच लड़की के जलकर मरने में उसका कोई हाथ नहीं था। और वैसे भी कोई उस जैसी लड़की की परवाह क्यों करेगा? जब से वो यहाँ आई थी, आप और माँ हमेशा झगड़ते रहते थे। ऊपर से आपने मुझे कहा था कि उसे अपनी बहन की तरह ट्रीट करूं। मुझे उससे नफरत है। सब कुछ उसी की वजह से खराब हुआ है। क्या आपको पता है मैं कितनी खुश हूं कि वो मर गई? ये सुनकर काउंट गुस्से में मेज पर रखी सारी चीजें फेंक देता है। फिर वो कहता है, मर गई? वो मरी नहीं है, वो मर ही नहीं सकती। वो मुझे छोड़कर नहीं जाएगी। इस बार नहीं, मैं उसे हर हाल में ढूंढ कर लाऊंगा। ये देखकर एड्रियन बोली, डैडी? काउंटेस भी दरवाजे से ये सब देख रही थी। उधर हाईलैंड और भालू तालाब के किनारे बैठे थे। हाईलैंड सोच रही थी, ये क्या हो रहा है? इसने मुझे अपनी पीठ पर बिठाया और यहाँ ले आया। ये जगह कहाँ है? भालू पानी में गया और एक मछली पकड़ी और हाईलैंड की तरफ फेंक दी। हाईलैंड ने पूछा, क्या तुम चाहते हो कि मैं इसे खाऊं? भालू गुर्राया। हाईलैंड ने अपनी जेब से कुकी निकाली और बोली, ये मेरा खाना है, तुम मछली खा लो। फिर वो खाने लगी और भालू भी उसकी नकल करने लगा। वो हंसकर बोली, क्या तुम मेरी नकल कर रहे हो? फिर मुस्कुराते हुए बोली, तुम बहुत क्यूट हो। कुछ देर बाद ड्यूक हाईलैंड को ढूंढते हुए जंगल में पहुंच गया। वेडर ने कहा, योर ग्रेस, अब हमें वापस लौटना होगा। आपको कल मॉन्स्टर एक्सपीडिशन पर जाना है। मैं वादा करता हूं कि लेडी हाईलैंड को जरूर ढूंढ लूंगा, इसलिए कृपया अब लौट चलिए। लेकिन ड्यूक सोच रहा था, वो इस जंगल में बिल्कुल अकेले भटक रहे होगी। अगर उसे कोई जंगली जानवर मिल गया तो? तभी मास्ट आदमी इवान बोला, योर ग्रेस, अगर महाराज को पता चला कि आप यहाँ हैं तो अच्छा नहीं होगा। ड्यूक सोचने लगा, मैं उसे यहाँ अकेला छोड़कर नहीं जा सकता। जब मैं उससे पहली बार मिला था, उसने अपनी छोटी सी हथेली बढ़ाकर मुझसे मदद मांगी थी। तब मुझे वो बोझ लगती थी, लेकिन अब जब वो मेरे पास नहीं है, मैं कई रातों से सो नहीं पाया। मुझे नहीं पता ये सब कब शुरू हुआ,
मैं अभी भी नहीं जानता कि वो असल में कौन है, कहाँ से आई है, लेकिन उसे दोबारा कभी न देख पाने का ख्याल ही मेरा दिल तोड़ देता है। अब वो मेरी फैमिली है, वो जिंदा ही होगी, चाहे वो खून से कैलिस्टो ना हो, लेकिन फिर भी वो मेरी फैमिली है। इवान उसके पास आकर बोला, योर ग्रेस, आपको अंदाजा भी नहीं है कि हम आपको सुरक्षित पाकर कितने खुश हैं माय लेडी। हालन ने उसे देखा और सोचा, सर इवान। फिर उसके पूछा, वो पेड़ पर जो आदमी था वो आप ही थे ना? इवान ने सर हिलाकर पूछा, लेकिन ये भालू वाला मामला क्या है? हालन बोली, मुझे भी समझ नहीं आ रहा। फिर उसने उन्हें सब कुछ बता दिया। ये सुनकर वेडर हैरान होकर बोला, क्या भालू ने तुम्हें अपनी पीठ पर बैठने दिया? इसका मतलब? उधर भालू वापस जाने लगा तो हालन ने हाथ हिलाकर उसे अलविदा कहा। फिर वेडर बोला, इससे भी ज्यादा जरूरी बात यह है, योर ग्रेस को कल सुबह एक्सपीडिशन पर निकलना है। अगर आप अभी हाइलैंड को कैलिस्टो हाउस ले जाते हैं तो आप पर किडनैपिंग का आरोप लग सकता है। आपको एक गद्दार माना जाएगा जिसने रॉयल आदेश का उल्लंघन किया है। अभी हम कुछ नहीं कर सकते, इसलिए जब तक योर ग्रेस वापस नहीं आ जाते, क्या आप काउंट जैकरी के महल वापस जाकर रह सकती हैं? ये सुनकर हाइलैंड सोचने लगी, मैं बड़ी मुश्किल से वहां से भागी हूं और ये लोग मुझे वापस उसी नरक में भेजना चाहते हैं। मैं मर